अगर आप 10 से 15 दिन का स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो कंपनी के रिजल्ट्स के बेसिस पे, वो भी रिजल्ट्स को बिना स्टडी किए, सिर्फ रिजल्ट के डेट और उसके प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन और आप सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इस स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक क्या है उसे पहले समझेंगे और उसके बाद ऐसे स्टॉक्स को कहाँ पे और कैसे ढूंढते हैं और इनका वॉच लिस्ट कैसे मेंटेन करना है ये भी देखेंगे। फिर हम पिछले 2 साल का बैक टेस्टेड रिजल्ट भी देखेंगे जिसे मैंने मैन्युअली बैक टेस्ट किया है। फिर हम सेटअप की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम प्रॉपर एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे। और आखिर में हम कुछ गोल्डन नगेट्स भी देखेंगे जिसकी वजह से आप खराब स्टॉक्स को अवॉइड कर पाओ। सो लेट अस स्ट्रेट अवे जंप इनटू द टॉपिक। पहले तो हम इसके लॉजिक को समझते हैं कि प्राइस में मूवमेंट क्यों आती है, क्यों कोई भी स्टॉक ऊपर भागता है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो सकता है, रिजल्ट्स हो सकता है, कोई न्यूज़ हो सकती है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा ग्रोथ के पैरामीटर्स को देखते हैं। जहाँ पे किसी भी कंपनी में अगर केपेक्स आता है तो वहाँ पे ऐसे कंपनीज में वो पोजीशन बनाना पसंद करते हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो न्यूज़ या रिजल्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स के पीछे लॉजिक क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। किसी भी कंपनी का अगर आपको रिजल्ट देखना है तो वो आप बीएसई के साइट पे जाके देख सकते हो या फिर उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो रिजल्ट के सामने जो पीडीएफ है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये बीएसई के साइट से है। और जैसे ही रिजल्ट ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी में जो भी पिछले वाले क्वार्टर में प्रॉफिट या लॉस किया है वो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि उसने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, ईपीएस कितना कमाया, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस शीट। सो इसी रिजल्ट्स को देख के कई सारे ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूट्स इसे इंटरप्रेट करते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, कंपनी का ग्रोथ कैसे हो सकता है, अब तक का कंपनी का ग्रोथ कैसे रहा है, आगे इसमें कितना पोटेंशियल है। और इसी के बेसिस पे वो अपना पोजीशन लेते हैं। और जब वो पोजीशंस लेंगे तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट होगा प्राइस एक्शन पे। जब भी रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिजल्ट के बाद प्राइस सीधा ऊपर की तरफ जा रहा था, दैट मीन्स उसने रिजल्ट डे के कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और वहाँ पे एक मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यही केस अगर आप पिछले क्वार्टर्स में देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद प्राइस पूरा साइडवेज चला गया है। एंड उसके पहले वाले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो रिजल्ट के बाद वो सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि हर एक क्वार्टर में जैसे जैसे रिजल्ट आता है उसका प्राइस एक्शन अलग होता है। सो इसीलिए भले ही कई बार रिजल्ट अच्छा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइस हमेशा ऊपर जाएगी। उसका प्राइस डिसाइड करेगा, उसके पीछे जो सेंटिमेंट है ट्रेडर्स के वो डिसाइड करेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। सो इसीलिए हमें हर एक रिजल्ट को इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के लिए हम सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे। अगर रिजल्ट वाले दिन के बाद प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो हमें उसमें एक पोजीशन बनाना है फॉर द नेक्स्ट 15 टू 20 डेज और 10 टू 15 डेज एज पर द मोमेंटम। टारगेट क्या रखना है, एंट्री कैसे लेना है, बिकॉज हर एक एंट्री आपको मोमेंटम जनरेट करके नहीं देगी, उसमें भी कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं। सो हमें मोमेंटम वाले पैटर्न्स कैसे मिलेंगे, कितना दिन इंतजार करना है, ये सारी चीज़ें हम सेटअप्स में देखेंगे। कब कौन से कंपनी का रिजल्ट आने वाला है ये कैसे पता करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, एनएससी के साइट पे जाना है। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है रिजल्ट कैलेंडर एनएससी। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हो आपको पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी और दूसरा सेगमेंट है एसएमई। आपको एसएमई सेगमेंट में नहीं जाना है। यहाँ पे ऑल फोर्थ कमिंग रिजल्ट्स हैं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो अगले एक हफ्ते के रिजल्ट्स भी आप देख सकते हो, अगले 15 दिन के रिजल्ट्स भी देख सकते हो, कौन से कंपनी में रिजल्ट आएंगे। जैसे ही हमने 1 वीक के ऊपर क्लिक किया आपको उन सभी कंपनीज के नाम मिल जाएंगे जिनमें अगले एक हफ्ते में रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। अब इन रिजल्ट्स को हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड सीएसवी है तो ये सीएसवी फाइल आपको डाउनलोड करना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे ही आप डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड कर देते हो आपको उस फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले फाइल ओपन होने के बाद आपको ये सभी नाम यहाँ पे दिख जाएंगे। टोटल 36 नेम्स आर देयर। अभी आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फिल्टर लगाना है। ये सिंबल जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिल्टर पे जाइए। फिल्टर पे जाने के बाद इस फिल्टर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, जिससे कि आप ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो जो सिर्फ रिजल्ट बेस्ड है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक इवेंट कैलेंडर है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, इसी के साथ बाकी के जो भी कॉर्पोरेट इवेंट्स है वो भी कवर किए गए हैं, जैसे कि फंड रेजिंग हुआ, अदर बिजनेस मैटर्स हुए, देन देर आर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोनस हुए, डिविडेंड्स हुए।
तो हमें क्या करना है, सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना है, इसीलिए हमें ये फ़िल्टर लगाना है। आप जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हो, तो ये एक्सपांड हो जाएगा और इसका जो पर्पस है, इसके ऊपर भी डबल क्लिक कीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि फंड रेज़िंग वाले कौन से हैं और फाइनेंशियल रिजल्ट्स वाले कौन से हैं। आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके सबको अनसेलेक्ट करना है और उसके बाद सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद उसे ओके कर देना है। तो अभी आपके सामने ये कुछ स्टॉक्स है। इस फाइल को सेव करके रखिए, अगले 1 हफ्ते तक आप इसे देख सकते हो। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जो आगे चल के हम जो सेटअप देखेंगे, वो सेटअप आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बैक टेस्टेड रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। हमारे वरुण जी ने इसे पहले हमें शॉर्टलिस्ट करके दिया, उनकी काफ़ी मदद रही इसमें और उन्होंने यही नहीं, इसका इक्विटी कर्व भी बना के दिया है। उसके बाद हमने इसे पूरे 5 घंटे तक, 5 से 6 घंटे लगे हैं पूरा मैन्युअली बैक टेस्ट करने के लिए। सो डेफ़िनेटली काफ़ी सारा वर्क दिया है। सो अगर अब तक वीडियो आपको पसंद आया है, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो इस बैक टेस्टिंग को मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो फाइनली 395 स्टॉक्स देखने के बाद वी गॉट 201 सेटअप, यानी कि 201 ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें ऐसा इवेंट बना अपने सेटअप के हिसाब से। सेटअप आगे चल के हम देखेंगे और उसमें से 116 वेयर विनर्स और 85 वेयर लॉसेस। टोटल गेन जो था 1173% का था और टोटल लॉस जो था वो 314% का था। एवरेज गेन 10% का है और एवरेज लॉस 3.5 से 4% का है। अब आप यहाँ पे देखोगे 1000% का गेन, 300% का लॉस, यानी कि पूरे 2 साल में 700% का अपना प्रॉफ़िट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो तो आपके पास कई सारे पोज़ीशंस लेने के लिए कैपिटल भी नहीं रहता है। सो इसीलिए आपको कैपिटल को सही तरीके से डिवाइड करना होता है और जब अपॉर्च्युनिटी आती है, तब ऑलरेडी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हो। सो उस पॉइंट को कंसीडर करके हमने एक इक्विटी कर्व बनाया। हमने मतलब वरुण सर ने बनाया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि अपने कैपिटल को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है और जैसे-जैसे इवेंट आया है, तो वहाँ पे 10-10% का पोज़ीशन साइज़ लेके इस इक्विटी कर्व को बनाया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कैपिटल को हमने 10 लैक्स पकड़ा है और आखिर में अगर आप देखोगे तो टोटल 85 लॉसेस के बाद और 116 प्रॉफिट्स के बाद टोटल गेन इन अकाउंट जो था, दैट इज़ 18,63,000। दैट मीन्स 8,63,000 का टोटल प्रॉफिट दिख रहा था ऑन 10 लाख कैपिटल। वही आप 1 लाख का कैपिटल पकड़ रहे हो, तो वहाँ पे 86,000 का प्रॉफिट दिखेगा। बाकी इसका विन रेशियो जो है वो 57.7% का है और ये कम नहीं होता है। कई लोग 100% स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आप सही ट्रेडर हो, एक सही दिशा में काम कर रहे हो और काफ़ी समय से अगर मार्केट में हो, तो किसी भी हालत में किसी भी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी 50 टू 60% आता है, अगर आप किसी एज को लेके काम कर रहे हो या फिर कोई स्ट्रैटेजी पकड़ के काम कर रहे हो। बिकॉज़ खराब मार्केट में एक्यूरेसी 30 टू 40% जाती है और अच्छे मार्केट में 80% तक जा सकती है और ओवरऑल अगर हम एवरेज निकालें तो वो 50 टू 60% तक ही आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप 1:2.5 और 3 के ऊपर के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को पकड़ रहे हो, आप ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो में रहते हो। सो इसका मैक्स ड्रॉडाउन जो था, दैट इज़ 3% ऑफ द कैपिटल, यानी कि खराब से खराब स्थिति में जब आपका सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है, वो मैक्सिमम 3% ऑफ योर कैपिटल हुआ है, यानी कि 1 लाख के ऊपर 3,000 का ड्रॉडाउन था। एंड फाइनली ये आपका अर्निंग स्ट्रैटेजी का 2 इयर्स का कैपिटल कर्व है, यानी 2023 से लेके 2024 दिसंबर, यानी पूरे 2 साल का ये बैक टेस्टेड रिजल्ट है। नाउ दिस इज़ अ बैक टेस्टेड रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि ये सेम रिजल्ट रेप्लिकेट होगा आने वाले समय में भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल एक आपको ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाती है जहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो भी चल रही है और पैरेलली जब आपको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट इस सेटअप को अच्छे से समझते हैं। अब तक हमने ये देखा कि इस सेटअप के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों अर्निंग के बाद स्टॉक भाग सकता है, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे पकड़ना है, ये हमने देखा। लेकिन एग्ज़ैक्टली मोमेंटम को कैसे पहचानना है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सेटअप के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम मूविंग एवरेज जो यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे 10 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद 20 डे मूविंग एवरेज एंड देन 200 डे मूविंग एवरेज। ये 3 मूविंग एवरेज हमें यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है? सिंपल सा SMA यूज़ करना है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज।
अब लॉजिक ये रहेगा, जो भी हमारा अर्निंग डे का सेटअप बनेगा वो हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए, ना कि नीचे, सो दैट हमें ऐसे स्टॉक्स मिले जो हमेशा मोमेंटम में है। दूसरा, 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। जो भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहता है वो हमेशा सप्लाई जोन में रहता है, तो वहां पे ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये हो गया मूविंग एवरेज का सेटअप। सेकेंड थिंग, जो अर्निंग डे का कैंडल होता है वो रेड हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है, इट डजेंट मैटर। हमें क्या करना है उस दिन? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो कैंडल बनने देना है। आपका काम उस कैंडल बनने के बाद शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये कैंडल बन जाता है उसके नेक्स्ट डे इमीडिएटली दूसरा वाला कैंडल उसके हाई को ब्रेकआउट करके क्लोज होना चाहिए। ये हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ना वीकली ना मंथली। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम काम करेंगे। सो टाइम फ्रेम रहेगा डेली, मूविंग एवरेज रहेगा 10, 20 एंड 200, और जो क्लोजिंग आएगा वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे आना चाहिए। अगर नेक्स्ट डे नहीं आता है तो एटलीस्ट थर्ड डे पे क्लोजिंग आना चाहिए, लेकिन वो जो सेकेंड डे होता है वो एटलीस्ट इनसाइड कैंडल होना चाहिए। उसने कहीं पे भी उसका हाई या फिर लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी आपका अर्निंग डे का कैंडल है उसके बाद दूसरे कैंडल ने अगर वो इनसाइड कैंडल बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कैंडल ऐसे बन जाता है, एक नेगेटिव कैंडल बना के उसने उसका लो ब्रेक किया और उसके बाद जाके तीसरे दिन उसने हाई ब्रेक किया, तो ये सेटअप इनवैलिड रहेगा। सो आपका सेटअप कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि ये 10 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे 20 डे मूविंग एवरेज रहेगा और फिर उसके नीचे 200 डे मूविंग एवरेज रहेगा। आपका अर्निंग डे कैंडल यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा और उसके दूसरे दिन का कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। क्लोज के ऊपर नहीं, उसके प्रॉपर हाई के ऊपर उसने जाके क्लोजिंग देना चाहिए। अब इसमें आपका जो एंट्री रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, यानी कि 325 को आपको देखना है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो आप 325 को एंट्री ले सकते हो। दूसरे दिन एंट्री इसलिए नहीं करना है बिकॉज अगर प्राइस ने डायरेक्शन पकड़ा है तो बाकी ट्रेडर भी इसमें जंप करेंगे, जिसकी वजह से ये गैप अप ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू कर देता है। जैसे ही आप एंट्री कर लेते हो, आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 10 डे मूविंग एवरेज रहेगा और 20 डे मूविंग एवरेज रहेगा। ये 10 वाली लाइन है और ये 20 वाली लाइन है। तो जैसे ही स्टॉक इसके नीचे क्लोज हो जाता है, आपको इसमें से 50% पोजीशन काट देनी है और आगे जाके जैसे ही ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको बची हुई पोजीशन को रिमूव करना है। सो यहाँ पे बचा हुआ 50% आप यहाँ से निकल जाओगे। अब इसमें टारगेट क्या रहेगा? तो टारगेट इसमें फिक्स 15% का टारगेट रहेगा और होल्डिंग पीरियड जो है वो मिनिमम 30 ट्रेडिंग डेज आपको होल्ड करना है, अगर टारगेट 15% का अचीव नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली 10 टू 15 डेज में ये टारगेट अचीव हो जाता है, कई केसेस में ये 2-3 दिन में भी अचीव हो जाता है अगर मोमेंटम स्ट्रांग है तो। नेक्स्ट, अगर 15% टारगेट अचीव नहीं हुआ लेकिन उसके पहले ही ये 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोजिंग देता है, तो वहाँ पे भी आपको सेम रूल फॉलो करना है, 50% एग्जिट करना है और 20 के नीचे 50% बचा हुआ पोजीशन एग्जिट करना है। तो ये आपका ट्रेलिंग का भी काम करेगा 10 और 20 डे मूविंग एवरेज। एंड फॉर स्टॉप लॉस आपको कहीं पे भी स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, यही 10 और 20 डे का मूविंग एवरेज आपका डायनेमिक स्टॉप लॉस रहेगा। सो इस स्ट्रैटेजी के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं और इसे समराइज करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप आपको ये देखना है कि ये कोई भी इवेंट जब भी आएगा 10, 20 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। आपको जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना है। जिस दिन इवेंट होगा, जिस दिन रिजल्ट होगा, उस दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है दूसरे दिन का। दूसरे ही दिन वो हाई को क्रॉस करके क्लोज होना चाहिए, यानी कि दूसरे दिन वो क्लोज होता है तो ही आपका सेटअप वैलिड है। लेकिन अगर दूसरे दिन नहीं होता है तो एटलीस्ट दूसरा वाला दिन इनसाइड कैंडल होना चाहिए, वो कहीं पे भी उसका हाई या लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर उसका लो ब्रेक करता है और उसके बाद तीसरे दिन जाके ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये सेटअप वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ रूल फॉलो करेंगे, उस हिसाब से वो दूसरे या तीसरे दिन उस हाई के ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए। टाइम फ्रेम जो है वो हम डेली यूज़ करेंगे और एंट्री लेते समय आपको 3:25 को एंट्री लेना है। जिस दिन वो क्लोज करेगा उसी दिन आपको 3:25 को एंट्री लेना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका टारगेट हमेशा 15% का रहेगा, फिक्स टारगेट रहेगा
और आपका एसएल और ट्रेलिंग मेथड 10 और 20 के हिसाब से रहेगा। 10 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता है डेली टाइम फ्रेम पे तो वहाँ पे आपको 50% एग्जिट करना है, और 20 के नीचे अगर वो क्लोज हो जाता है तो आपको बचा हुआ पोजीशन निकाल देना है। कहीं पे भी आपको लाइव मार्केट मॉनिटर नहीं करना है, ये आफ्टर मार्केट आपको देखना है, क्लोजिंग बेसिस पे काम करना है। अगर आज के दिन प्राइस क्लोज हुआ है तो दूसरे दिन मॉर्निंग में आपको एग्जिट कर लेना है। नेक्स्ट इज मिनिमम 30 डेज आपको होल्ड करना है। 30 डेज के बाद जो भी कंडीशन रहेगी उस हिसाब से आपको मैन्युअली उस ट्रेड में से निकल जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या अवॉइड करना चाहिए। अगर ये क्लोजिंग वाला कैंडल जिस दिन आपका क्लोजिंग हो रहा है वो कैंडल 6% से ऊपर चला गया है तो ऐसे सेटअप्स को अवॉइड करना है। दूसरा, सर्किट वाले स्टॉक्स जिनमें 5% 10% के हमेशा लगातार सर्किट्स लगते जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स को भी अवॉइड करना है, और स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनीज को अवॉइड करना है। 10-12 करोड़ की कंपनी, 20 करोड़ की कंपनी, मिनिमम 300 करोड़ कंपनी को देखना चाहिए। हमने जो भी बैक टेस्टेड रिजल्ट देखे हैं वो सभी निफ्टी 500 यूनिवर्स से थे। सो निफ्टी 500 में हमने बैक टेस्ट किया था। उसके अलावा भी आपको स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन ये ज़रूर देखना कि एटलीस्ट उसका 300 करोड़ 500 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप होना चाहिए। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चार्ट्स के ऊपर देखते हैं सो दैट ये पूरा सेटअप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने ट्रेंड का चार्ट है। यहाँ पे हमने पूरा सेटअप लगा के रखा है। ये जो प्राइस के नज़दीक वाला जो मूविंग एवरेज है दैट इज 10 डे मूविंग एवरेज, और दूसरा मूविंग एवरेज इज 20 डे मूविंग एवरेज, और ये वाइट लाइन इज अ 200 डे मूविंग एवरेज जो आप इंडिकेटर सेक्शन से लगा सकते। नीचे आप यहाँ पे एक बॉक्स देखोगे, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले दिन इसका अर्निंग रिपोर्ट आया था, और इसके बाद का जो अर्निंग आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है जो है 6 फरवरी 2025 में। अगर आपको ये बॉक्सेस नहीं दिख रहे हैं तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके इवेंट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अर्निंग टैब को ऑन करके रखना है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपको ये अर्निंग वाला बॉक्स दिखाई देगा। अब सेटअप के अनुसार यहाँ पे ये जो अर्निंग आया था दिस वाज एन अर्निंग डे कैंडल जो रेड था। उसके बाद दूसरे दिन इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। यहाँ पे स्टॉक नीचे की तरफ गया, इसका लो ब्रीच किया, तो ये सेटअप यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है। उसके पहले वाला अर्निंग अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे एक कैंडल बना, तो यहाँ पे पूरा सेटअप बन रहा है। अर्निंग वाले दिन का कैंडल यहाँ पे बना, उसका हाई यहाँ पे है, हाई के ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दिया। इसका हाई था 6373.85 और इसका क्लोजिंग था 6382.35। सो जैसे ही क्लोजिंग हो रहा था 3:25 को आपको यहाँ पे एंट्री लेना था और उसके बाद इसे ट्रेल करना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इनिशियली 10 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज ही रहेगा। जैसे ही आप ट्रेल करते जा रहे हो, इसने जो हाई बनाया था दैट वाज अराउंड 14.5। अब ये जैसे ही 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा, हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे। लेकिन उसके पहले उसने क्या किया, यहाँ पे टारगेट अचीव करके दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। टोटल बार्स उसने जो लिए थे दैट वाज 26 डेज, बट ऑलमोस्ट 14 एंड हाफ उसने अगर दिया है तो आप मैन्युअली भी एग्जिट कर सकते हो। उसके पहले वाला सेटअप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने एक अर्निंग डे कैंडल तो बनाया है, लेकिन दूसरे कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। ना ही ये इनसाइड कैंडल है, तो ये वाले क्लोज के ऊपर हम एंट्री नहीं लेंगे, ये सेटअप इनवैलिड है। और उसके पिछले वाला अर्निंग अगर हम देखें, दिस वाज द कैंडल, दूसरे दिन ये 6% के ऊपर क्लोज हुआ है। हमारा लास्ट रूल अगर आपको याद है, क्लोजिंग डे पे अगर वो 6% के ऊपर ऑलरेडी मूव कर चुका है तो हमें ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है, बिकॉज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसे हम अवॉइड करेंगे। देन अगेन उसके पिछले वाला अर्निंग अगर हम देखें तो इसका हाई जो था 2450 है और इसका क्लोजिंग 2452 है, यानी कि यहाँ पे हमारा सेटअप बन जाता है 10 डे मूविंग एवरेज इज अबाउ 20 डे मूविंग एवरेज, और ये जो सेटअप बना है वो भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बना है। आपको यहाँ पे 3:25 को एंट्री लेना है और जैसे ही 15% कंप्लीट हो जाता है आपको मैन्युअली एग्जिट करना है। यहाँ पे जो 15% बने 15 से 16 दिन में बने थे। अगर इसके पहले ये इसके नीचे क्लोज हो जाता तो हम पार्शियल प्रॉफिट में बाहर निकल जाते। अगेन देयर वाज अ सेटअप हियर। उसके पिछले अर्निंग्स में अगर आप जाके देखो तो यहाँ पे अर्निंग डे के दूसरे दिन यहाँ पे क्लोजिंग मिला है, लेकिन ये 6% के ऊपर है। भले ही उसने टारगेट अचीव करके दिया है, लेकिन एज अ ट्रेडर आपको रूल फॉलो करना है। अगर उसने 6% के ऊपर का मूव दिया है तो देन डेफिनेटली आपको उसे अवॉइड करना है। जब आप एक सेट ऑफ रूल्स में काम करते हो तो ही वो स्ट्रैटेजी जाके काम करती है। अगेन उसके पहले वाला अर्निंग अगर आप देखो तो यहाँ पे उसने एक सेटअप बनाया था, लेकिन दूसरे कैंडल ने क्या किया, उसका लो ब्रेक करके नीचे चला गया था और तीसरे कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है।
सो यहाँ पे भी सेटअप आपका नहीं बनता है, आपका एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगा, भले ही उसने अपना टारगेट अचीव किया है। बिकॉज़ ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक था, लेकिन कई सारे स्टॉक्स जो हमने निफ्टी 500 के स्टॉक्स देखे, उसमें कई बार ये देखा गया है कि अगर ऐसा सेटअप बनता है जहाँ पे वो पिछले वाला लो ब्रीच करता है, तो वहाँ पे वो साइडवेज जाने के या फॉल्स ब्रेकआउट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम थिंग आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे अर्निंग वाला कैंडल था और उसके दूसरे दिन उसने 8% के ऊपर का मूव दिया। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपका एग्जिट यहाँ पे चला जाता, तो आपका टोटल लॉस जो बनता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, दैट वाज अराउंड 3 to 4%। सो 3 to 4% का आपका एक एवरेज लॉस बनता है और 15% टारगेट और पार्शियल एग्जिट्स के साथ एक 10 to 11% का एवरेज प्रॉफिट बनता है। सो इससे आप 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आसानी से मेंटेन कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये भी है कि ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, यानी कि 10 से 15 दिन के लिए आप होल्ड कर रहे हो, तो हर एक अर्निंग सीज़न के हिसाब से ये चेंज हो जाएगी। अगर अर्निंग्स खराब आ रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट के रुझान के हिसाब से ये अर्निंग ब्रेकआउट्स फेल हो सकते हैं। सो इसीलिए आपको सिर्फ एक क्वार्टरली सीज़न को नहीं देखना है, एटलीस्ट आपको 4 क्वार्टर्स में काम करना है, पूरे साल भर इसके ऊपर काम करना है, तभी जाके ये स्ट्रैटेजी आपके फ़ेवर में काम करेगी। अगर आपने सोचा कि मैं सिर्फ ये वाले क्वार्टर्स में चेक करके देखता हूँ और वही क्वार्टर अगर खराब निकला, तो हो सकता है वो लॉस आपका रिकवर ना हो जाए। हालाँकि लॉसेस बहुत कम है, फिर भी लॉस इज़ अ लॉस। सो इसीलिए आपको इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझना है, अच्छे से आप बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए और उसी के बाद थोड़े-थोड़े कैपिटल से आप इसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। अब इसमें कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, तो आप अपने कैपिटल को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो या फिर इवन छोटे-छोटे क्वांटिटी में आप इन ट्रेड्स को टेस्ट कर सकते हो। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी जाके आप इसमें ट्रेड कीजिएगा। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफ़ाई करोगे, 20-30 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी हमने बैक टेस्टेड रिज़ल्ट देखे हैं उसे हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड करके किया था। वैसे ही आप और कॉन्सेंट्रेट करते हो अपने कैपिटल को, लाइक 5 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका कैपिटल ग्रोथ और तेज़ी से होता है। लेकिन अगेन दिस डिपेंड्स ऑन ट्रेडर टू ट्रेडर, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतने पार्ट्स में या फिर इतने ही पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। अपने-अपने रिस्क के हिसाब से डिवाइड कीजिएगा, लेकिन ट्रेड लेने से पहले इसे अच्छे से समझिए, फिर से एक बार वीडियो को देखिए, अच्छे से स्ट्रैटेजी को समझ लीजिएगा और उसके बाद ही आप इसमें काम करना शुरू कर सकते हो। सो व्हाट इज़ द गोल्डन नगेट? यहाँ पे इस पे प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके आगे क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, नोट डाउन करके रखिएगा और कई सारे स्टॉक्स को देखिए। दूसरा, अपने जो ट्रेडिंग दोस्त हैं, ओके, ट्रेडिंग पार्टनर नहीं कहूँगा, आपका कोई तो ट्रेडिंग दोस्त रहेगा, जिसके साथ आप ट्रेडिंग की बातें करते हो, इन्वेस्टिंग की बातें करते हो, मार्केट्स की बातें करते हो, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे एंड आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे ये कहीं पे भी है। मैंने तो नहीं देखा है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसी स्ट्रैटेजी मिलती है जहाँ पे अर्निंग डे के ब्रेकआउट्स को हम देख रहे हैं, यानी कि एग्जैक्टली अर्निंग डे का जो कैंडल है उसके दूसरे दिन के ब्रेकआउट्स को हम देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट में उस लिंक को भी पोस्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे का स्ट्रैटेजी है तो हम देखेंगे नहीं। सो डेफिनेटली कई सारे नए पहलू उजागर होंगे, सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट कीजिएगा अगर आपको कहीं पे भी मिलता है तो। बिकॉज़ सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है और ना ही उम्र होती है। सो आई होप यहाँ तक आपको सही से समझ में आ गया। ऐसे कई सारे स्ट्रैटेजीज़ हम आगे भी लेके आएँगे। सो चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। अगर आपने लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ मैंने पूरा 1 महीने का गैप लिया है सो दैट अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकूँ और बिना वजह के वीडियोज़ डाल के मैं चैनल को भरना नहीं चाहता हूँ। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस। सो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।